हैव यू डन कमिटीज एंड कमीशंस? अरे यार कैसे छोड़ दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस हैं उसके। नहीं यार मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। एक्चुअली यार अगर 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो दैट मीन्स 8 मार्क्स। तो कर लेता हूँ यार, बट अब कहां से करूं? होला गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज मनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगलटोपिया। सो गाइज, हम काफी टाइम से कमिटीज एंड कमीशंस के लिए परेशान हैं कि कितनी करें, कहां से करें, कैसे करें, याद ही नहीं रह रही है, एग्जाम में उससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सो ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वेरी वीडियो। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 30 कमिटीज एंड कमीशंस कवर करने की कोशिश की है, एंड एक्सेप्ट फॉर दैट मैं आपको और भी कमीशंस बताऊंगी जो कि आपको खुद से पढ़नी है, बिकॉज आई वांटेड दिस वीडियो टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, कि आपको पता लग जाए कि कहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कुछ आना चाहिए या आ सकता है, बिकॉज मैंने सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज कवर कर दी हैं। ठीक है जी, तो अब 4 चीजें जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस वीडियो, रादर 3 चीजें जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज है कि कमिटीज एंड कमीशंस कितनी करनी है और कौन सी करनी है, क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, वो एग्जाम में अगर आती है तो किस तरीके से आती है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज एग्जामिनर आस्क, ठीक है, वो चीज। थर्ड चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन कमिटीज एंड कमीशंस को हम रिटेन कैसे रखें, याद कैसे रखें, क्योंकि याद हमें ये हो नहीं रही है, लास्ट फ्यू डेज बचे हैं। तो I understand and I'll try to give you certain tricks जो बहुत silly होंगी, but I'm sure that would be very useful to you because those were useful to me. So without further ado, let's get started. And before that, if you have not subscribed to my channel, have not hit the bell icon, then do that and like कब करना है अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए, यूजफुल लगे तो। So let's get started. Committees and commissions. So the very first and most important committee, drafting committee, it came into being in 1947, was headed by, the chairman was B.R. Ambedkar, we all know it. Now here is some additional information which you need to remember, certain extra committees which you need to retain. सबसे पहले तो यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के अंदर यूनियन आ रहा है और यूनियन का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, तो दोनों में ही यूनियन है, तो इन दोनों को ही हेड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार पटेल। पी फॉर पटेल, प्री फॉर प्रोविंशियल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग, जैसे भी याद रहे ट्राई टू रिमेंबर दीज। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड हो गई। फोर्थ वन ड्राफ्टिंग कमेटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिफ्थ वन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज, किसने हेड की? सरदार पटेल ने। ठीक है, तो ये वाली जो एडवाइजरी कमेटी थी ना, वो इन्होंने हेड करी सरदार पटेल ने। अब मैंने यहाँ पे BN राव ऊपर लिखा हुआ था, सो देयर क्वेश्चन वुड बी ये क्यों डाला है? तो एडवाइजरी कमेटी के हेड थे सरदार पटेल, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? BN राव। राव को राय से याद रख लो कि वो राय देते रहते थे ना, दैट्स हाउ। एंड एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स? सरदार पटेल। अब ये जो कमेटी थी ना, ये फर्दर डिवाइडेड थी इनटू 2 हेड्स, वही फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी सब कमिटीज़। ठीक है, तो 2 सब कमिटीज़ में डिवाइडेड थे। जो सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स की थी वॉज हेडेड बाय JB कृपलानी एंड माइनॉरिटी सब कमेटी वॉज हेडेड बाय HC मुखर्जी। सो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। मूविंग अहेड टू द 6th वन, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो एक बार पढ़ लो बस। नेक्स्ट इज स्टेट कमेटी वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। यूनियन भी उन्होंने हेड करी, स्टेट भी वही हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी कौन हेड कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ठीक है जी, आई होप ये सब ढंग से समझ आ गया है। ये कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ जाती हैं, तो डोंट मिस आउट ऑन दीज। नाउ द सेकेंड कमीशन इज धर कमीशन विच वॉज हेडेड बाय SK धर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर जो कमिटीज़ का नाम होता है वो उनके हेड और चेयरमैन पे ही रखा जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती लर्न करने में। एंड इवन इन एग्जाम दे डोंट मच आस्क दिस क्वेश्चन कि इस कमेटी को किसने हेड किया। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। मोस्टली व्हाट दे आस्क इज व्हाई वाज अ कमेटी एस्टैब्लिश्ड, क्यों उसको इस्टेब्लिश करा गया, व्हाट वर इट्स रोल, व्हाट रिपोर्ट्स इट वर टू फाइल। और सेकेंड चीज़ कि उनकी रिकमेंडेशन से
उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया और उनके रिकमेंडेशन से क्या क्या चेंजेस आए, क्या अमेंडमेंट्स आए, कोई नए एक्ट्स आए, तो वो सब। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रोल क्या था। इट्स रोल वॉज टू एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे अगर हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वुड दैट बी फीजिबल और नॉट, राइट। तो इस कमेटी ने बोला कि नहीं, लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना वुड नॉट बी फीजिबल, रादर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने क्या कंक्लूड किया या क्या रिकमेंडेशन दी, द स्टेट शैल बी ऑर्गेनाइज बेस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से बेस्ट उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, उस बेसिस पे स्टेट्स बनने चाहिए। ठीक है जी। अब धर कमीशन का नाम कैसे हम याद करेंगे? धर कमीशन के बाद लोगों ने दे दिया धरना, इट मीन्स हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए लोग। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने तो रिकमेंडेशन दे दी, इनको रिकमेंडेशन की बात भी माननी चाहिए थी गवर्नमेंट को, राइट। बट इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड बाय द डेथ ऑफ पोती श्रीराम उल्लू। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर बेसिकली। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, पोती श्रीराम उल्लू ने, इन्होंने कर दी हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक जब इन्होंने करी तो अब गवर्नमेंट ने, ड्यू टू दिस हंगर स्ट्राइक ना, इवेंचुअली ही डाइड। ठीक है। तो लोग और ज़्यादा लाइक केओटिक हो गए इस चीज़ को लेके कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स आवर लीडर डाइड इन दिस। तो अब गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ा, तो गवर्नमेंट ने क्रिएट करा एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसका क्या नाम था, आंध्रा स्टेट। वी ऑल नो इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। ओके, सो वी नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस। पोती श्रीराम उल्लू का भी नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एज इन है बट नॉट फॉर द एग्जाम। हमें मेन चीज़ वही आंध्रा स्टेट याद करना है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, वो सब हमें ध्यान में रखनी है। फंक्शन याद रखना है, रिकमेंडेशन याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं फैजल अली कमीशन में। इसमें भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, पर डेट देख लो, ये है 1948 की कमीशन एंड दिस इज़ 1953। ठीक है। अब आगे फैजल अली कमीशन। इन्होंने क्या करा, देखो धर कमीशन में जो हुआ उसके बाद, मतलब स्टेट बन गई, आंध्र प्रदेश स्टेट बन गई ना। अब इसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर। अब क्या हुआ, और स्टेट्स ने भी ना बोलना शुरू किया कि हमें भी लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बेसिस पे सेपरेट स्टेट्स चाहिए। ठीक है। आफ्टर जब आंध्र प्रदेश बन गया था, तो अब गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, गवर्नमेंट को फॉर्म करना पड़ा इवेंचुअली। तो अब इस कमिटी ने क्या करा, दिस कमिटी केम टू एग्जिस्टेंस टू एग्जामिन द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब ये नहीं देख रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बन सकते हैं, नहीं, ये देख रही थी कि जो स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने हैं, आर दे वर्किंग फाइन, आर दे इन ऑर्डर। तो ये सब चीज़ें इसने एनालाइज की, एग्जामिन की। अब इनका जो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कमिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कमीशन क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया, फर्दर विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि विच कमीशन लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और विच कमीशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी। या फिर ये भी आ सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट कमीशन विच केम इन टू बींग विद रिस्पेक्ट टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो दैट वुड बी धर कमीशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम। ओके, सो मूविंग अहेड टू द फोर्थ कमिटी। नाउ द फोर्थ कमिटी इज बलवंत राय मेहता कमिटी विच केम इन टू बींग इन 1957। इस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये लगा लो हमारे इंडिपेंडेंस के 10 ईयर्स के बाद। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज पंचायती राज हमारे सिलेबस का अपने आप में पार्ट है। ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ आफ्टर दिस कमिटी, राइट। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, बेसिकली इन्होंने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जैसे सेंटर की जो पावर है ना उसको डिवाइड कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, और उनको छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उनको भी थोड़ी बहुत पावर देनी चाहिए, राइट। फिर आगे इन्होंने बोला 3 टायर मैकेनिज्म फॉर्म होना चाहिए। वो क्या क्या था 3 टायर मैकेनिज्म में, ग्राम मतलब विलेज, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक, एंड जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो ये सबको ऑलमोस्ट याद ही होगा, दैट समथिंग बेसिक। और ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मूविंग अहेड, now the fifth committee is Ashok Mehta committee which came into being in 1978. Recommendation क्या थी इनकी, recommendation to review and strengthen पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को रिव्यू करा इन्होंने
उसको स्ट्रेंथन करने की बात की कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने और फर्दर क्या रिकमेंडेशन दी कि 3 टायर की जगह 2 टायर मैकेनिज्म होना चाहिए। 2 टायर में क्या क्या होना चाहिए? जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत एट ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है जी, तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी बेसिकली अशोक मेहता कमेटी की। उसके बाद हम आते हैं, ये सारी पंचायत से रिलेटेड हैं, ये थर्ड वाली भी, तो 3 पंचायत से रिलेटेड कमीशन कमेटी हैं। अब हम आते हैं 6th कमीशन पे, विच इज़ LM सिंघवी कमीशन, विच केम इनटू बीइंग इन 1986, हेडेड बाय LM सिंघवी। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे पहली रिकमेंडेशन, दे रिकमेंडेड स्टेप्स टू रिवाइटलाइज पंचायती राज फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि रिवाइटलाइज करो पंचायती राज सिस्टम को, क्योंकि क्या है, डेमोक्रेसी नहीं रही है। अब इसमें क्या हो गया है, एक टाइप से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी आ गई है, जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं की सरकार रह गई है। तो इन्होंने बोला नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन चूज़ करने का राइट है। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। एंड फर्दर क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने? रिकमेंडेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात फर्स्ट टाइम पंचायती राज के रिस्पेक्ट में किसने की? दैट वाज LM सिंघवी कमीशन। ठीक है जी, LM सिंघवी कमीशन ने ये बोला कि हमें जब इसको स्ट्रेंथन करना है ना, पंचायती राज सिस्टम को रिवाइटलाइज करना है, तो हमको ज़रूरत है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दें। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इट वुड ड्रॉ इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री विच इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी लेजिस्लेशन, राइट। तो इस रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा? प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन होगी पंचायती राज सिस्टम की एट लोअर लेवल। एंड लेटर पार्लियामेंट पास 2 अमेंडमेंट। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इस रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट्स के रिजल्ट में क्या हुआ? इन्होंने 2 अमेंडमेंट्स पास करी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वी ऑल नो 1992 वाली अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हमारी हुई? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो मेजर रोल था वो था इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके जी, तो आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। LM सिंघवी को याद कैसे करेंगे? इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को सींग दे दी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवा के इन्होंने सींग दे दिया, अब वो बहुत पावरफुल हो गया पंचायती राज सिस्टम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब मूविंग टू द नेक्स्ट कमीशन विच इज़ JC शाह कमीशन, विच केम इनटू बीइंग इन 1977। इट वाज सेट अप, देखो सबकी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ जो कमिटीज कमीशंस हैं आई लेट यू नो जो हैं, बाकी सबकी डेट्स याद करनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इट वाज सेट अप टू इंक्वायर इनटू ऑल एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी या फिर इन इमरजेंसी के टाइम पे जो भी एक्सेसेस कमिट हुए, मतलब जो भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो भी मिसयूज़ किया किसी भी तरीके से अपनी पॉलिसीज़ का, पावर्स का, उस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए ये कमीशन बनी। ठीक है, तभी 1977 में बनी। 1975 का हमें पता ही है इमरजेंसी का केस, तो 1977 में जब सरकार चेंज हुई तब दिस कमीशन वॉज फॉर्म। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन किस बेसिस पे दी? इन्होंने ये बोला कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए जी। इन्होंने बोला द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस शैल बी रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। तो इसी कमीशन के बाद जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली चीज़ थी उसको रिप्लेस कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन से, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमें जो पावर्स है एग्जीक्यूटिव्स की वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ सर्कमस्टांसेस इस्टेब्लिश करे जिसके अंदर इमरजेंसी लग सकती है, एंड बियॉन्ड दैट नो वन कैन गो। ठीक है, तो ये थी हमारी शाह कमीशन। शाह नाम ही इतना ग्रेट लग रहा है ना, अमित शाह से याद कर लो। ठीक है, तो अमित शाह की गाइडेंस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सिमिलरली शाह कमीशन, इन्होंने क्या करा? पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मूविंग अहेड, now the 8th committee is K. Santhanam committee, okay, which came into being in 1962. It was anti-corruption committee. नाम से पता लग रहा है संत क्या करप्शन करेगा? संत करप्शन करेगा ही नहीं। तो इट इज़ अ एंटी करप्शन कमेटी। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी और रिजल्ट क्या हुआ जी? इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इन्होंने रिकमेंडेशन दी विद रिस्पेक्ट टू कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किसी भी टाइप का करप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दी, लाइक परमानेंट कमीशन, which is known as rather Central Vigilance Commission, and it is important for your exam, तो इसको भी कर लेना। which came into being in 1964। 1962 में हमारी ये कमिटी फॉर्म हुई और 1964 में CVC। ओके जी,
मूविंग टू द 9th कमीशन विच इज़ द मंडल कमीशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको अभी तक पता चल गया होगा. 1979 में इट केम इनटू बीइंग. दिस इज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीधा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. तो दैट वुड बी मंडल कमीशन, हेडेड बाय बीपी मंडल. नाम से ही पता लग रहा है, अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मुरारी जी देसाई. इनके प्राइम मिनिस्टर भी पूछ लेते हैं बिकॉज इस टाइम पे ही गॉट रियली पॉपुलर. ठीक है, तो मुरारी जी देसाई को भी याद रखेंगे हम. विद अ मैंडेट टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. इनको क्या करना था, आइडेंटिफाई करा इन्होंने कि सोशली बैकवर्ड क्लास, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं इन इंडिया. क्योंकि इनको कंसिडर क्या करना था, तो क्वेश्चन ऑफ सीट रिजर्वेशन की कितनी रिजर्वेशन और कोटा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, जिससे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ये एड्रेस कर सके एंड एलिमिनेट कर सके. ठीक है जी. तो इनकी रिकमेंडेशन फर्दर रही कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को. 27%, जिसके लिए हम आज भी इतने क्योटिक हो जाते हैं कि रिजर्वेशन क्यों है, जनरल को सीट नहीं मिलती है. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, अभी उसको छोड़ देते हैं. बट हमें ये याद रखना है इस वाले मंडल कमीशन के रिस्पेक्ट में कि इंदिरा सोहानी के जजमेंट में या फिर इंदिरा सोहानी के केस में इसको चैलेंज किया गया था मंडल कमीशन को, कि कास्ट के बेसिस पे हम कैसे किसी को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. क्योंकि कास्ट अगर हम देखेंगे तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड हो जाएगा. तो इस कमीशन में जो मंडल कमीशन है इसको चैलेंज किया है इंदिरा शेनॉय के जजमेंट में. तो इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा शेनॉय केस चैलेंज विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन. तो आंसर वुड बी मंडल कमीशन. ओके, तो गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट, ये गवर्नमेंट का डिसीजन तो था कि कास्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया. एंड इसमें 9 जज बेंच थी. बेंच नहीं पूछते यूजुअली NDU-LLB, बट स्टिल ठीक है, काफ़ी बड़ी बेंच इस्टेब्लिश हुई. नाउ मूविंग टू द 10th कमीशन विच इज़ द कालेकर कमीशन. ठीक है, कालेकर कमीशन. अब हमने देखा था यहाँ पे मंडल कमीशन वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमेटी. ठीक है, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. तो दिस वन वॉज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमेटी. तो ये भी याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमेटी कौन सी थी. तो दैट वॉज कालेलकर. ठीक है, कालेलकर. ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, हाँ ऐसे याद कर लो कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को ऐसे कलर्ड बोलते थे ना कि काले हैं ये तो, राइट. तो इससे याद करो, कालेलकर जो थी फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमेटी थी जिससे हमने उठना शुरू किया कि कोई बैकवर्ड नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, जिससे भी तुम्हें याद रह जाए. ठीक है, वैसे याद कर लेना. 11th वन इज स्वर्ण सिंह कमेटी विच केम इनटू बीइंग इन 1976. हम सबको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको अभी तक याद भी हो गई, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको. रिकमेंडेड टू इंसर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनएक्टेड 42nd अमेंडमेंट 1976. हमें पता है पार्ट 4A आर्टिकल 15(1)A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्टेड. ये इंपॉर्टेंट है. 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन्होंने सजेस्ट की थी, बट इंट्रोडक्शन किसका हुआ, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हुआ जब इट केम इनटू बीइंग. ठीक है, रिकमेंडेशन 8 और इंट्रोड्यूस 10. ठीक है, ये याद रखना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कमीशन. नाउ द 12th वन इज चेलिया कमेटी. चेलिया कमेटी, राइट. तो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ टैक्स रिफॉर्म कमेटी इन 1991. 1991 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, LPG के रिस्पेक्ट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो इसको भी याद रखना. अंडर प्रोफेसर राजा चेलिया ये इन्होंने हेड किया. ले आउट अ एजेंडा ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियाज टैक्स सिस्टम. तो इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में बात करी. अब लोग टैक्स सुन के क्या बोलते हैं, छी छी, CHE, राइट. तो छी ऐसे याद कर लो, बोलना नहीं चाहिए बट बोलते हैं, राइट. टैक्स किसको देना अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं, राइट. नाउ द 13 कमीशन इज द सरकारिया कमीशन विच केम इनटू बीइंग इन 1983, हेडेड बाय RS सरकारिया. अब ये आई क्यों थी, इट केम इनटू बीइंग टू एग्जामिन, रिव्यू द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए. ठीक है, इट केम इनटू बीइंग मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया. तो इन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ अंडर आर्टिकल 263 भी याद रखना इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है जी, जो सेंटर स्टेट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है. सरकारिया, सरकार सेंटर पे भी होती है, स्टेट पे भी होती है, तो ऐसे याद कर लो, सेंटर स्टेट को बैलेंस करना है हमें. मूविंग अहेड. Now the 14th commission is the
पंची कमीशन। अब देखो ये बहुत ब्रीफली हम ये कवर करेंगे ये कमीशंस, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, ये ऑन पॉइंट आते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। तो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इनको। इट केम इनटू बीइंग इन 2007। हमने पंची कमीशन को इतना ऊपर क्यों डाला है, इससे पहले भी बहुत सारी कमिटीज एंड कमीशंस बनी थी। पंची कमीशन पर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर और स्टेट थी, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन में। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो पंची कमीशन थी इट केम ओवर 2 डिकेड्स के बाद आफ्टर सरकारिया कमीशन, ठीक है जी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 साल के बाद आई थी ये। तो इसलिए ये दोबारा से यही एवेल्यूएट करा इन्होंने कि सेंटर और स्टेट जो हैं उनके रिलेशन को एक रिव्यू दिया, एक मतलब चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में किस तरीके से सेंटर स्टेट्स का रिलेशनशिप चेंज हुआ है, कैसे सेंटर ने कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को यूज़ किया और स्टेट्स की पावर कहीं ना कहीं डिमोलिश होती गई विद टाइम, ठीक है। तो यही सब चीज़ को व्यू करने के लिए दिस कमीशन केम इनटू बीइंग, तो इन्होंने यही चीज़ें देखी, ठीक है। तो दैट्स पंची कमीशन। तो एग्जाम में देख लेना अगर सेंटर स्टेट के बारे में पूछा हो तो कौन सी कमीशन दी हुई है इन द ऑप्शंस, तो दोनों में से कोई भी, अगर सेंटर स्टेट्स के बारे में पूछा गया है तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ओके जी। मूविंग टू द 15th कमिटी विच इज द चक्रवर्ती कमिटी, फॉर्म टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। पैसे की बात, राइट, पैसे की बात, पैसे का चक्रव्यूह, तो चक्रवर्ती, चक्रव्यूह, मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, मोह माया, ओके, बस याद हो जाएगा, ठीक है। 16th कमीशन इज सोराबजी कमीशन, पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस तो आजकल भगवान है, राइट, कहीं पे भी मिल जाते हैं, कितना भी पैसे ले लेते हैं, कुछ भी होता है, राइट, मतलब अच्छी भी होती है पुलिस, ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें उनसे डरना भी नहीं चाहिए, बट हमें डरना चाहिए, ओके। तो पुलिस सोराबजी कमीशन, रब, ठीक है, याद कर लेना, रब, ओके। मूविंग टू द 17th कमिटी कमीशन विच इज एन वोरा कमिटी, एन वोरा कमिटी। इनमें इसमें क्या हुआ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि कोई पॉलिटिशियन को पकड़ने आई है पुलिस, यानी लाइक देखो वोरा, देखो वोरा, राइट। तो पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे माइंड मैप बना लिया करो, मतलब क्या करना है, सिंपली एक स्टेज बनाना है, उस पर एक पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है और पीछे से पुलिस आई और उसने बोला देखो वोरा, ठीक है, वोरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ती जा रही थी, क्रिमिनल्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट हो रहे थे या फिर कंटेस्ट कर रहे थे, उसको मिनिमाइज करने के लिए इट केम इनटू बीइंग कि अपने रिकॉर्ड्स जो हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, ओके जी। मूविंग टू द नेक्स्ट कमीशन विच इज़ द कोठारी कमीशन। एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात की। अब कोर्ट में जाके तभी तो बैठ सकते हो ना जब आपका एजुकेशन है, एजुकेशन इज द मस्ट, राइट। तो कोठारी और एजुकेशनल रिफॉर्म्स याद हो जाएगा। मूविंग टू द 19th कमीशन विच इज़ द ठक्कर कमीशन, ठीक है। ठक्कर कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड to inquire into the events which led to the assassination of Prime Minister इंदिरा गांधी के assassination के बारे में इंक्वायरी करने के लिए दिस कमीशन केम इनटू बीइंग। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग, ऐसे याद रख लेना, इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग थी ना, तो उनके पास पावर थी कि सबको टक्कर मार सकती है, ठीक है। अब जो भी हुआ इमरजेंसी के टाइम में, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट शी वॉज रियली पावरफुल, राइट, शी वॉज रियली पावरफुल विमेन, तो उनको टक्कर से याद रख लेना, ठीक है। तो इनके टाइम पर ठक्कर कमीशन बनी। 20th कमीशन इज नानावती कमीशन विच केम इनटू बीइंग टू इन्वेस्टिगेट 1984 वाला एंटीसिक राइट्स, ठीक है। जो एंटीसिक राइट्स हुए थे 1984 में, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इट केम इनटू बीइंग। तो नाना जी से याद कर लो कि नाना जी हमें सिख राइट्स की स्टोरी सुनाते हैं ना, तो नानावती वाला जो केस है, या फिर नानावती वाला, सॉरी केस नहीं, नानावती जो कमीशन है, इट केम इनटू बीइंग एंटी सिख राइट्स को इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है जी। मूविंग टू 21th कमीशन विच इज़ द मुखर्जी कमीशन, राइट, मुखर्जी कमीशन। इट केम इनटू बीइंग टू इन्वेस्टिगेट डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बॉस मतलब हेड, ठीक है, और मुख वो भी हमारा टॉप पे होता है, तो मुखर्जी और चंद्र बोस, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ये वाली कमीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट पता होनी चाहिए, ओके। मूविंग अहेड, नाउ द 22nd commission is Kapoor Commission. It came into being to inquire into the conspiracy which led to Mahatma Gandhi's assassination. अब कपूर पता है मंदिर में जलाते हैं, है ना, पूजा करते वक्त। तो महात्मा गांधी तो हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, तो लोग उनकी पूजा करते थे उस टाइम पे, तो कपूर जला के पूजा कर रहे हैं, सोचो महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी,
उसको इंक्वायर करने के लिए दिस कमीशन केम इन टू बींग. सो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट कमिटी कौन सी है? रंगाराजन कमेटी. ठीक है, रंगाराजन कमेटी. इट केम फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर्स के रिफॉर्म के लिए इट केम इन टू बींग. तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले आजकल राजा है ना, कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे याद कर लो. 24th कमीशन, लिब्रान कमीशन. इसके अंदर किसकी बात हुई? बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस के रिस्पेक्ट में दिस कमीशन केम इनटू बीइंग टू इंक्वायर कि किसकी लैंड है, कब हिस्ट्री में क्या रहा इसका रोल, और ये सब चीज़ें इंक्वायर करने के बाद सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे द जजमेंट वाज प्रोड्यूस्ड, राइट. तो इस कमीशन को भी याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट. लिब्रान. ठीक है. उसके बाद 25th कमिटी, इट्स मालीमत कमिटी टू रिव्यू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करने के लिए. कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, मतलब विक्टिम्स को, अक्यूज को प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है या नहीं. ठीक है, बैलेंस हो रहा है या नहीं, ऑर्डर इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो इन्होंने बात की जस्टिस की. ठीक है, तो अब इसको कैसे याद कर लेंगे? मैथ्स से याद कर लो इसको. मैथ्स में सब कुछ इक्वलाइज करना ज़रूरी होता है ना, कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो सिमिलरली क्रिमिनल जस्टिस में भी जस्टिस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि जिसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए. कोई विक्टिम है तो उसको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए. तो ये चीज़ ऐसे याद कर लेना. मूविंग टू द 26th कमिटी विच इज़ JJ ईरानी कमिटी. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंपनी लॉ के रिफॉर्म्स आए थे आफ्टर दिस कमिटी. ठीक है, कंपनी लॉ JJ ईरानी. ओके. 27th कमिटी इज़ नरसिम्हन कमिटी विच केम इनटू बीइंग इन 1991. और ये क्या है? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए आई नरसिम्हा कमिटी. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एग्जाम में आ जाए तो पता होनी चाहिए. 28th कमीशन, हंटर कमीशन. Hunter Commission is important. It came into being in 1919 after the terrible massacre of Jallianwala Bagh on 13th April 1919. The Legislative Council of Government of India constituted Hunter Commission. Hunter, जलियांवाला बाग में लोगों का कितना टॉर्चर हुआ. A huge massacre it was, terrible, horrifying, right? हंटर से भी हमें यही याद रखता है ना, किसी को पनिशमेंट देने के लिए. तो जो मैसाकर के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उनको पनिश करने के लिए हंटर कमीशन केम इनटू बीइंग. ऐसे याद कर लेना. ठीक है, तो एग्जामिन द मिसहैप विच ऑकर्ड देयर. और चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर. ठीक है, कि वो मैसाकर नहीं होना चाहिए, उसको एग्जामिन करने के लिए और उसको इवैल्यूएट करने के लिए. बेसिकली ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते नहीं है. इट वाज जस्ट टू कूल डाउन, काम डाउन द पब्लिक ऑफ इंडिया, नथिंग एल्स. ठीक है, यही सब गेम खेलते थे वो लोग. चलो आगे चलते हैं. वेट. नाउ द 29th कमिटी इज महालनोबिस कमेटी. महालनोबिस का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, राइट. तो महालनोबिस इज़ वेरी पॉपुलर. तो इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में GK में ये क्वेश्चन आ सकता है. इट केम इनटू बीइंग इन 1949. ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ लिविंग. तो ऐसे भी आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और लेवल्स ऑफ लिविंग के लिए कौन सी कमेटी या कमीशन फॉर्म हुई थी. So that was Mahalanobis Committee. The Mahalanobis Committee was founded to study the impact of the first 2 5-year plans. First 2 5-year plans जो इंडिया में फॉर्म हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब तो उनका क्या हमारे ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट रहा. ठीक है, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए दिस कमिटी केम इनटू बीइंग. इट वाज मेंट टू स्टडी द नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. क्या नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर पर्सन को कितनी इनकम मिल रही है, क्या इनकम प्रॉपर्ली डिवाइड हो रही है, उस चीज़ को भी रिसर्च किया इन्होंने उसके बारे में. एंड हु ऑल्सो वर बेनिफिटेड एज ड्यूरिंग द टूर. हाँ, उन्होंने फिर यही चीज़ डिस्कवर की कि पर कैपिटा इनकम जो है सब्सटैंशियली इंक्रीज़ हुई है, बट इनको कहीं ना कहीं ये पता लगा कि हर बंदे को इक्वल इनकम नहीं मिल रही है. ठीक है, ये चीज़ पता लगी आउट ऑफ महालनोबिस कमेटी. तो इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट प्रेजेंट की. मूविंग अहेड. अब देखो जी, वी डिडंट हैव दैट मच टाइम दैट आई वुड हैव कवर्ड दीज टू. ठीक है, बट दीज कमीशंस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द परमानेंट कमीशन. जो हमने अभी ऊपर पढ़ी ना, वो सब कमिटीज़ एंड कमीशंस ओवर द टाइम बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड है अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स.
ठीक है जी। तो आप इन कमीशंस को मिस ही नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। सो डोंट जस्ट लाइक लीव दीज ये सोच के कि एक ही क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन नहीं आता सर मैम, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। इलेक्शन कमीशन, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दैट आई एम नॉट श्योर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको छोड़ देना। फाइनेंस कमीशन करना ही करना है। नेशनल कमीशन, इन तीनों को करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर अमेंडमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें केसेस रहे उसके रिस्पेक्ट में। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन छोड़ भी सकते हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज़ इंपॉर्टेंट। लॉ कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब हमें करना है, याद से कर लेना है। इसके अंदर करना क्या क्या है ये भी देख लो। आर्टिकल करना है इनका, इसके हेड कौन है, अभी हेड कौन है और हेड कौन बनते हैं। जैसे कहीं कहीं में होता है ना कि जैसे लेट्स से खाली जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं वही हेड करेंगे, ठीक है। जैसे NHRC में होता है कि रिटायर्ड, अब तो चेंज हो गया, बट पहले होता था खाली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही जो है इसके चेयरमैन बन सकते थे। अब जस्टिस भी बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर्स हैं ईच कमीशन में, कितने मेंबर्स होते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। करंट हेड, मैंने आपको बताया ही टेन्योर क्या रहता है इन कमीशंस का, कि इनके हेड्स का टेन्योर क्या रहता है, इनके मेंबर्स का अगर कोई टेन्योर है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और इनका फंक्शन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें इन सब कमीशंस के रिस्पेक्ट में एक बार देख लेना याद से बिफोर एग्जाम। उसके बाद हम आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी पे। पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर इस्टेब्लिश हैं कुछ कमिटीज़, ठीक है। तो उसमें परमानेंट भी हैं और एडॉक भी हैं। बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो दो काइंड की होती हैं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी और एक एडॉक कमेटी, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, वो हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। वेयर एज जो एडॉक होती है वो टेम्प्ररी होती है, ठीक है जी। तो जो परमानेंट होती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करती है, वेयर एज जो टेम्प्ररी होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद इट सीज टू एग्जिस्ट, ओके। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो मैं आपको एक चीज़ आगे एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड। सी नाउ जस्ट लुक एट दिस फ्लो चार्ट। बेसिकली दीज आर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो दो में डिवाइडेड है, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी, एज आई टोल्ड यू। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फिर से दो डिविजन्स हैं, एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो यू डोंट नीड टू लुक इनटू दिस, बट विद रिस्पेक्ट टू आर पॉलिटी, जीके, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ को हमें करना ही करना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये वाली, ओके जी। और इसको हम छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं अडॉक कमेटी। अडॉक कमेटी के अंदर एक जॉइंट कमेटी होती है, एक सिलेक्टेड कमेटी होती है। ये भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती हैं, तो इनको प्लीज़ याद से फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ को एक बार कर लेना। इट्स इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार दे आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज, ठीक है जी। So guys, with this we are done with this video. देखो, I have tried to make it as comprehensive as possible. मैंने ट्राई किया है मैं इसमें सब कुछ कवर कर पाऊँ, but still if you think I have left something important then you sure can mention that in the comment box, जिससे कि औरों को भी पता लग सके अगर कुछ ऐसा छूट गया है तो। And for the कोई recommendations हैं, suggestions हैं या कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी मेंशन कर देना इन कमेंट बॉक्स। I'll try to help you out as far as possible, जितना भी हो पाएगा टाइप्स। एंड यस, लास्ट के फ्यू डेज में कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई पैनिक नहीं करना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है। जस्ट कीप रिवाइजिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।